इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नजीर चौधरी। दोस्तों, आज आपको मैं कहानी सुनाने लगा हूं इंडिया और पाकिस्तान में यकसा मकबूलियत हासिल करने वाले उस नगमा निगार के बारे में जो अपने दौर में सबसे ज्यादा मुआवजा लेते थे और उनके लिखे हुए गाने इंडिया में मधुबाला मीना कुमारी पर फिल्माए गए। लेकिन गाने वालों में जब आप उनका नाम सुनेंगे तो उस वक्त अपनी जदोजहद के ज़माने में लता मंगेशकर, नूरजहां और मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनके गाने गाए। उन्होंने जो भी गाना लिखा वो अमर हो गया। उनका नाम नक्शब जाचवी था। नक्शब जाचवी साहब की खसूसियत क्या थी जिसकी वजह से उन्हें मकबूलियत मिली? उनकी बनाई हुई फिल्मों में जो गानों पर कंपोजिशन बना करती थी वो एक रिकॉर्ड बन जाया करती थी। अपने दौर में मकबूल तरीन वो गाने लिखा करते थे। लेकिन उन्होंने ही फिल्मों में कवालियां लिखने का भी रवाज डाला था और उनकी लिखी हुई जो कवालियां थी वो नूरजहां, लता मंगेशकर ने इकट्ठे मिलकर भी गई। उनके साथ उस दौर के जितने मकबूल गुलकार हुआ करते थे वो मिलकर फिल्म की कवाली गाया करते थे, जिससे उनकी जो शोहरत में इजाफा होता था। ये शोहरत का ही घमंड था कि नक्शब साहब अपने ज़माने में इतने बदज़बान हो गए, उनका तकब्बर फ़िरौनियत की हदों को छूने लगा था। वो इंतहाई मगरूर किस्म के इंसान बन गए थे। और उनकी एक और भी क्वालिटी, एक तो वो गाने बहुत ज़्यादा महंगे लिखा करते थे, दूसरी बात ये थी वो मौसीकार को ज़्यादा अहमियत नहीं दिया करते थे। वो कहा करते थे जो गाना मैं लिख देता हूँ वो खुद मौसीकी की ज़ुबान बन जाता है। नौशाद साहब के साथ, जिन्हें मौसीकार आज़म कहा जाता है, उनके साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। पाकिस्तान आने वाले रशीद अत्रे जो पाकिस्तान के बहुत बड़े मौसीकार बाद में जो कहलाए, उनके साथ भी उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। लेकिन नक्शब साहब जो थे वो हमेशा हर काम चैलेंज करके किया करते थे, शर्तें लगाकर किया करते थे और दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में बवाल पैदा कर दिया करते थे। किसी एक्ट्रेस का वो ख्याल नहीं करते थे, लिहाज नहीं करते थे, सेट पर भी उसको तंज किया करते थे, एक्टर को भी नहीं छोड़ा करते थे, जिसकी वजह से उनकी लोग जो उनसे घबराते थे, डरते थे। हत्ता के बड़े बड़े जो उस वक्त गुलकार होते थे वो भी उनका लिखा हुआ गाना गाने से पहले बहुत ज़्यादा एहतियात किया करते थे और इसके लिए रिहर्सल बहुत ज़्यादा किया करते थे। नक्शब साहब अपने घमंड की वजह से इस हद तक बड़बोले थे कि उन्होंने नौशाद साहब ने जब उनकी एक फिल्म के अंदर गाने कंपोज करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने नौशाद साहब के मुकाबले पर नाशाद साहब को खड़ा कर दिया। नाशाद साहब कौन थे? जो बाद में पहले तो इंडिया में उन्होंने नक्शब साहब के साथ मिलकर उनकी फिल्म नगमा के गाने कंपोज किए, लेकिन ये भी एक चैलेंज के नतीजे में नक्शब साहब ने नौशाद की सूरत में एक बहुत बड़ा मौसीकार पैदा कर दिया था, सिर्फ नौशाद साहब से अपनी दुश्मनी और जिद की वजह से। शौकत अली देहलवी के नाम से मशहूर उस जमाने में जो तबला नवाज थे, यही थे नौशाद साहब जिन्हें कहा गया, और जो बाद में पाकिस्तान आ गए थे। पाकिस्तान आने की कहानी भी उनकी अलग थी। मैं आपको ये बताता चलूँ आगे बढ़ने से पहले कि नक्शब साहब की का जो मिजाज था, उनकी बारे में जो मैं कहानी सुनाने लगूँ बड़े मोहतात अल्फाज में मैं चाहता हूँ कि वो कहानी आपको सुनाऊँ। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने पीछे जो अपना माजी छोड़ कर गए और अपनी जो यादें छोड़ कर गए वो बहुत ज़्यादा तल्ख थी। लेकिन उनका ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, मौसीकी की दुनिया में, उन्होंने नाशाद साहब जैसी एक शख्सियत से जो है इजाफा किया। दूसरा, जो अदाकारा फिरदौस थी, उन्होंने सबसे पहले फिरदौस को पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। नक्शब साहब पहले इंडिया में थे, उसके बाद वो पाकिस्तान में 1962 में आए थे और 62 में जब वो पाकिस्तान आए तो अपने साथ अपनी एक फिल्म जिंदगी या तूफान लेकर आए थे, जिसने यहाँ आके भी रिकॉर्ड कायम कर दिया था। नक्शब साहब के जो कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो बहुत सारे हुक्मरानों के जो उनके जो हुक्मरान तबके में जो उनके दोस्त थे, उनकी वजह से भी उनके अंदर एक खास किस्म का तकब्बर था। नक्शब साहब जब इंडिया में थे, बंबई में रहते थे, तो वो घोड़े पालते थे और रेस लगाया करते थे। वो जुआ बहुत ज्यादा खेला करते थे। पाकिस्तान में जब आए तो यहाँ भी वो अपने घोड़े लेकर आए थे और लाहौर और कराची में उनकी रेस लगाकर वो घोड़ों से भी पैसा कमाया करते थे। और जो पैसा इकट्ठा कर लेते, जो अपनी फिल्मों से वो पैसा इकट्ठा करके लाए थे, उन्होंने फिर पाकिस्तान में 2 अपनी बड़ी फिल्में बनाने का दावा किया और इसके बारे में बड़े बड़े बोल भी उन्होंने बोले। और अपनी जो पहली फिल्म उन्होंने फानूस के नाम से बनाई वो भी फलाप हो गई, फिर मैखाना के नाम से बनाई वो भी फलाप हो गई। लेकिन इन दोनों फिल्मों के बारे में वो कहा करते थे जो कहानी मैं लिखूंगा, जो नगमे मैं लिखूंगा, इसकी जो कंपोजिशन मेरी फिल्मों की होगी, मेरी फिल्मों के जो सेट डिजाइन किए जाएंगे, ऐसा सेट डिजाइन आज तक पाकिस्तान में कोई नहीं बना सका, कोई नगमा नहीं लिख सका, कोई कहानीकार पाकिस्तान में नहीं, और इनकी डायरेक्शन देने वाला भी पाकिस्तान में एक भी डायरेक्टर ऐसा नहीं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं था। उस दौर में आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्में जो हिट हुआ करती थी, उनके भी अदाकार, हदायतकार, नगमा निगार,
मौसीकार, अजीम इंसान थे और उन्होंने कमाल फन से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को उठाया था, लेकिन नक्शब साहब किसी को घास नहीं डाला करते थे। नक्शब साहब की बातों से मैं आपको आगाह करता चलूं कि नक्शब साहब की जो दोस्ती थी नूरजहां साहिबा के जो शोहर थे शौकत हुसैन रिजवी के साथ भी बहुत ज़्यादा उनकी दोस्ती थी। और उनकी जो शौकत हुसैन रिजवी साहब की फिल्म जीनत में उनकी लिखी हुई जो कवाली थी, उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक कोहराम मचा दिया था। ये कवाली अपने दौर की मशहूर तरीन कवाली थी। ये कवाली क्या थी, उसके बोल तो मैं आपको सुना देता हूँ। अगर आप चाहें तो गूगल लगाकर इसको मुकम्मल तौर पर सुन भी सकते हैं। उसके बोल ये हैं: आहें ना भरे, शिकवे ना किए, कुछ ही ना जुबान से काम लिया, हम दिल को पकड़कर बैठ गए, हाथों से कलेजा थाम लिया। नक्शब साहब की शोहरत दूसरे गानों की वजह से भी थी। फिल्मी ज़रूरियात के मुताबिक वो बहुत अच्छे बोल लिखा करते थे और खूब मुआवजा भी लिया करते थे। बंबई में वो एक फ्लैट में रहा करते थे शहंशाहों की तरह, जहां हर वक्त उनके दोस्तों का जमघटा लगा रहता था। वो अच्छा खाना और अच्छा खिलाने के बहुत शौकीन थे। बजाते खुद भी बहुत अच्छा और लजीज खाना पकाते थे। दोस्तों को खिलाकर बहुत खुश हुआ करते थे। उनका ये दस्तूर पाकिस्तान आने के बाद भी कायम रहा। बंबई में गीत नवीसी करने के अलावा उनका सबसे बड़ा जरिया रही उनका सबसे बड़ा जो जरिया था, मैं दोबारा आपसे ये कहना चाहता हूं कि उनका जो सबसे बड़ा जो जरिया आमदनी था वहां, वो रेस लगाना था। वो घोड़ों पर रेस लगाया करते थे, जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया था, और उसके लिए वो आला नस्ल के घोड़े खरीदा करते थे। नक्शब साहब की एक और भी बड़ी आदत थी बुरी, कि वो बात बात पर शर्त लगा दिया करते थे। जीतने पर फौरी रकम वसूल कर लेते थे। अगर वो कहता कि मैं आपको पैसे बाद में दूंगा, तो इसके एवज वो कुछ और भी मांग लेते थे कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे देते तो इसके एवज मुझे ये तुम दे दो। हारने की सूरत में अलबत्ता अदायगी भी वो फौरी कर दिया करते थे। फिल्म महल में भी उनके लिखे हुए गानों ने बहुत धूमें मचाई थी और उन्हें जिंदा जावेद कर दिया था। नक्शब साहब का ही ये एजाज है कि उनके लिखे हुए गानों पर मधुबाला और मीना कुमारी ने बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की थी। नक्शब साहब ने बाद में फिल्में भी बनाई, फिल्मी कहानियां भी लिखी, खुद भी हदायतकारी की। किस्मत के वो बहुत ज्यादा धनी थे, इसलिए किसी भी काम में घाटा में नहीं रहते थे। वो अगर फिल्म फलाह भी हो जाती तो आमदनी के दूसरे जराये वो पैदा कर लिया करते थे। रशीद अतरे मौसीकार आजम थे पाकिस्तान में। बंबई में वो उनके बेतकल्लफ दोस्त थे। उनकी वो बहुत ज्यादा रंगीन दास्तानें भी सुनाया करते थे और मजे ले लेकर सुनाया करते थे। कहा करते थे कि भाई नक्शब साहब तो रंगीन मजाक और दिल फैंक किस्म के इंसान थे। कोई भी पुरकशिश और मुतरासब जिस्म वाली औरत उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती तो वो दीवाने हो जाते थे। कपड़े वो बहुत खूबसूरत पहना करते थे, बोला भी बहुत खूबसूरत करते थे। अलबत्ता रंग उनका गहरा सांवला था, लेकिन नैन नक्शा बहुत दिलकश था। पेशानी पर पड़े हुए घने बालों की तहें उनसे बढ़कर उनका अंदाज़े तकल्लुफ। वो बहुत चरब जुबान थे। बात करने पर आते तो समा बांध देते थे, लेकिन बद जुबान भी कम न थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका गरूर और खुद पसंदी थी। अपने सामने किसी को खातर में नहीं लाते थे और बिला झिझक दूसरों के बारे में दिल आजाद रिमार्क्स दे देते थे, जिसकी वजह से बाज हलकों में उनकी मुखालफत शुरू हो जाती थी, जिसकी उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी। रशीद अतरे साहब मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी के बड़े गहरे दोस्त थे। वो उनको बताया करते थे कि अफाकी साहब, आपको नक्शब साहब के बारे में क्या बताऊं। कई बार ऐसा होता कि सड़क पर नक्शब साहब को कोई घाटन पसंद आ जाती तो फौरन अपनी कार में बैठा लेते उसको। घाटन मेहनतकश मरहटा औरतों को कहते थे, जो अपने गहरे रंग और संगीन जिस्मों के लिए बहुत शोहरत रखती थी। नक्शब साहब की ये औरतें बड़ी कमजोरी थी। नक्शब साहब जहां भी खूबसूरत औरत को देखते वो उसके दीवाने हो जाया करते थे और उनकी ये शोहरत इंडिया से के बाद पाकिस्तान में भी उनके साथ ही आई थी। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी इसी आदत की वजह से, अपनी इसी शौक की वजह से उस वक्त की मकबूल तरीन अदाकारा नादरा से भी शादी कर ली थी और मोहब्बत की ये शादी थी। नादरा जो दिलीप कुमार साहब की फिल्म आन में उनकी हीरोइन थी, वो दिलीप कुमार साहब के बहुत ज्यादा करीब थी। लेकिन नक्शब साहब के साथ भी उनकी मोहब्बत का जब सिलसिला शुरू हुआ तो नक्शब साहब ने उनसे शादी कर ली थी, और लेकिन ज्यादा अरसा उनकी ये शादी कायम ना रह सकी और फिर उनके अंदर तलाक नहीं हुई थी, अलबत्ता उनमें अलहदगी हो गई थी। नक्शब साहब जब 1962 में पाकिस्तान आ गए तो पाकिस्तान आने के बाद हैरानकुन बात है ये है कि उन्होंने अदाकारा फिरदौस को फानूस के अंदर डांसर के तौर पर कास्ट किया था, लेकिन वो अदाकारा फिरदौस को अदाकारी में परफेक्ट नहीं समझते थे, बल्कि उन्होंने अदाकारा फिरदौस को बड़ी खरी खरी सुनाई थी कि इन्हें एक्टिंग नहीं आती तो ये करेंगी कैसे। अलबत्ता उन्होंने उन्हें डांस करने का मौका ज़रूर दिया था और ये चांस भी बाद में अदाकारा फिरदौस के लिए उनकी तकदीर बन गया था। इसी तरह जब उन्होंने अपनी फिल्म मैखाना के अंदर भी शमीम आरा को और दूसरे और एक्ट्रेसेस को कास्ट करना चाहा था तो उन्होंने इनकार कर दिया था, और वो ऐसा मौका आया कि इसकी बुनियादी वजह ये थी कि शमीम आरा की जो नानी थी वो इस बात से गुरेजा थी कि नक्शब साहब के साथ शमीम आरा को जो है एक कास्ट करने का मौका दिया जाए, क्योंकि वो नक्शब साहब की जो जिनसी जबिलत थी वो उससे अच्छी तरह आगाह थी। एक तो गैर इंसानी और दूसरी
عورتوں کے اندر ان کے اندر جو رغبت پیدا ہو جاتی تھی وہ اس سے بچانے کی کوشش کیا کرتی تھی، بہت ساری جو نائکا ہوا کرتی تھی اپنی بچیوں کو۔ تو نقشب صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کی چھوڑی ہوئی یادیں آج بھی ہمارے فلمی حلقوں میں تازہ ہو جاتی ہیں جب بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی میں نقشب صاحب زیادہ عرصہ کراچی میں پھر رہے، لیکن وہ 42 سال کی عمر میں اس انتقال کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آخری وقت ان کا بڑا قسم پرسی کی حالت میں اس لیے گزرا کہ ان کے مزاج کے مطابق وہ تنہا رہ گئے تھے، کوئی ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔